दोस्तों, आज पेश है शक्तिपुत्र और जहरीला संगीत। ये खबर चित्र दोस्तों। तेरह दिसंबर 1987 की सुबह 7 बजे भारतीय गुप्तचर विभाग के निर्देशक मिस्टर कुलकर्णी की कोठी पर प्राइवेट फोन खनखनाया। प्राइवेट फोन की घंटी कितनी सुबह सुबह, कोई गंभीर मामला है। और प्राइवेट फोन की डायरेक्टरी में अर्जेंट था। ड्रापोल के मुक्त शहर के 6 लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर और शक्तिपुत्र कुलकर्णी। हेलो कुलकर्णी हियर। हेलो कुलकर्णी, मैं श्रीकांत वर्मा बोल रहा हूँ। तुम इसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुँचो। यस सर। और श्रीकांत फोन रख कर तैयार होता है और ट्रांसलेट हो गया। दिमाग सक्रिय हो चुका था। बैंक ऑफ इंडिया जरूर कोई तगड़ा डाका डाला पड़ा है। 5 मिनट बाद ही कुलकर्णी कार सड़क पर थी। डाके के मामले में अगर सीधा मुझसे बुलाया जा रहा है, डाका तगड़ा और संबंधित होगा। और कुलकर्णी का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मामला क्या? मंत्री जी, आप कमिश्नर रावत इतनी सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं? मामला बड़ा पेचीदा है। निर्देशक साहब पूरा बैंक खाली कर गया और हमारे यहाँ सारे ग्राहक मरे पड़े, वे भी संदिग्ध दशा में। सारा रिजर्व बैंक लूट लिया गया। क्या कहते हो मंत्री जी? जहाँ 22 गार्ड्स हमेशा पहरे पर रहते हैं, इसलिए तो आप सबको इतनी सुबह सुबह तकलीफ दी है। पूरी डिटेल आपको रिजर्व बैंक सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख मैनेजर कपूर बताएंगे। और थोड़े समय बाद ही सब मिस्टर कपूर, होम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट स्टोर के प्रमुख और हेड मिनिस्टर के साथ बैठे थे। सुबह सुबह 6 बजे यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ बदलता है। इसी समय इस वारदात का पता चला। सर, गार्ड्स मेरे मरे पड़े मिले। मैंने उनका अच्छी तरह से चेकअप किया पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मौत का कारण क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद इस मामले की कोई प्रकाश डाले। आपकी 18 वर्ष की पुलिस की नौकरी, मैंने यह पहला मामला देखा है जहां मैं लाश अभी तक मौत का कारण तय नहीं कर पाया। मैं भी हैरान हूँ। कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई सुराग नहीं। रिजर्व बैंक के सारे लॉकर खाली हो पड़े हैं। मैनेजर कपूर, चोरी कितने बजे हुई है? कहना मुश्किल है कमिश्नर साहब, अरबों का मामला है। रुपयों के अलावा उतने ही कीमत का सोना चांदी भी गायब है। कुछ करो कुलकर्णी, यह संसार में सबसे बड़ी डकैती है। इसे गुप्त रखना। ऐसी छुपी हुई हमेशा छुपा नहीं रह सकता। अखबार वाले एक बार भनक लग गई तो जाने क्या हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि यह बात फैल गई तो देश के आयात निर्यात ठप हो जाएगा। कोई राष्ट्र हम पर लेन देन तक तैयार नहीं होगा। मंत्री जी, हम इस मामले की गंभीरता समझते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप धीरज रखिए। आप लोगों जब तक भी कार्य प्रणाली निश्चित करके, मेरी एक ही प्रार्थना है कि चेतावनी भी समझें। इस बात को तब तक गुप्त रखनी चाहिए जब तक अपराधी हमारे हाथ में ना आ जाए। आप फिक्र न करें, हम समझते हैं कि गोपनीयता भंग होने से क्या मुसीबत आ जाएगी।
उसी दिन दोपहर को शक्तिपुत्र कुलकर्णी के साथ गुप्तचर विभाग के समस्त राव गुप्त मंत्रणा में यह हमारे देश का मामले का विवरण इस था। शक्ति, कहो तुम इस विषय में क्या कहते हो? मैं तो आपकी बात से इतना ही समझ गया हूँ कि इस मामले में कोई बड़ा गैंग इन्वॉल्व है और कोई शातिर अपराधी। यह तो ठीक है, लेकिन यह बताओ कि इस मामले की सुराग कैसे लगेंगे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक मुझे ज़रा सोचने दीजिए। इस सवाल का जवाब होता है तो मुसीबत का कोई ना कोई हल निकल जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। जब तक रिजर्व बैंक का अंदर से देखना चाहता हूँ, आप जाकर मेजर कपूर को फ़ोन करें, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं फ़ोन करता हूँ। डिस्टेंस ऑफ सप्लाइंग अंतरिक्षण विडक्षण। और कुछ समय बाद, मेजर कपूर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। उसी दिन शाम को शक्तिपुत्र कोठी पर। आपने खुद आने की तकलीफ क्यों कही सर? मुझे बुला लेते हैं। रावत से मिलकर पुलिस का मुख्यालय में मैं लौट रहा था, सोचा यहाँ से गुजर रहा हूँ, तुमसे मिलकर चलता हूँ। यूँ ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाबत फ़ोन पर वार्ता करना मुझे ठीक नहीं लगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर भागवत बहुत ही फुर्ती दिखाई सर। मामला ही ऐसा है शक्ति, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मामले को सुनोगे तो और उलझ जाओगे। ओह, क्या रिपोर्ट है? कुलकर्णी ने रिपोर्ट की काफ़ी शक्तिपुत्र की ओर बढ़ा दी। 22 के 22 आदमी की मौत का कारण अज्ञात है। संभावना की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। हार्ट अटैक का कोई लक्षण नहीं है। संभावना यह भी है कि दिमाग पर लहू बंद हो जाने से दिमाग का नस फट गई, जिससे हेमरेज यानी नशीली गैस सूंघने से कोई लक्षण नहीं है, गले में निशान नहीं है और अधिक संभावना श्वास नली की अवरोध की गई है। सबकी मृत्यु का समय एक ही है, 4:36। पेट में कोई जहरीली पदार्थ नहीं था पाया गया। कोई चोट के निशान नहीं है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। बस जैसे आराम से सोए, नींद में मर गए। कोई दर्द के लक्षण नहीं है। मृत्यु कैसे हुई कहना मुश्किल है। और आगे यही लिखा हुआ है, ऐसा विचित्र केस पहले होमोसाइड इतिहास में पहली बार देखा है। लगता है गार्ड्स एक ही हालत में मर गए और रिपोर्ट अपनी मौत का प्रकाश नहीं डालती। मैंने कहा ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर इस मामले में और भी उलझा रही है। आपने ठीक कहा सर, यह रिपोर्ट एक सूत्र सामने लाई है और यह दृष्टि से देखा एक ऐसी विधि जिसे एक ही समय पर 27 मौतें, यह बताती हैं कि यह मृत्यु कैसे व्याधंस विधि, जैसे किसी यंत्र द्वारा, जहरीली गैस द्वारा या किसी प्रकार की अस्तिक शक्ति द्वारा। ऐसी शक्ति द्वारा हो सकता है लाशों पर लाशें कोई प्रभाव नहीं। यही तो पता लगाना है सर, ऐसी शक्ति क्या है जो पूरे लश्कर को बिना दर्द, बिना मौत नींद सुला दिया और हृदय गति, खास गति, मस्तिष्क कोशिकोड़ आदि सब खत्म हो जाएं। शायद दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड्स या रात के 11:30 बजे बदले गए हैं, सुबह 6:30 बजे उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। अपराधियों को सुबह 4:30 बजे का समय ही चुना हुआ, जब वह बहुत लोग जाग जाते हैं।
यह बात सुनकर कुलकर्णी के सोच में पड़ गया। तुम यह सवाल दिलचस्प है और कुछ क्षण बाद ठीक है सकती। मैं चलता हूँ, अपने आने की योजना पर विचार करो और यह मामला जल्दी निपटाने ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सर। आई आई माइट रेड गुड। अब घर जाकर कुछ सोचता हूँ। वाकई यह विचित्र है। 22 गार्ड्स बच्चों की तरह यूं सो गए मानो जैसे मौत की लोरी सुना दी हो। शक्तिपुत्र एकदम चौंका। जस्ट ए मिनट सर, मेरा ख्याल है आपके अनजाने में इस रहस्यमय का एक रहस्य सुलझा लिया है। मैं समझा नहीं। मौत की लोरी सर। संगीत में एक विचित्र ताकत होती है सर। अगर राग अलग अलग वक्त पर एक साथ जाते हैं और उससे बारिश करवाने के पत्थर पिघलाने जैसे कार्य हो सकते हैं, संगीत संभव कर दिखा सकते हैं। तुम्हारा मतलब है गार्ड्स की मौत का संगीत सुना गया है? संगीत जिसे सुनकर वे मर जाएं? कुलकर्णी स्वर में खुशी की लहर आश्चर्य भी था। एग्जैक्टली सर, यकीन नहीं होता, मगर यह जान लो हिप्नोटाइज से हो सकता है। यह संगीत पर क्यों जोर दे रही हूँ? अपराधी के चुने गए समय से सुबह 4:40 की वजह से हिप्नोटाइज का वह करीब 1-1.5 घंटे से 2 बजे तक भी कर सकता था। उससे सुबह 4:40 का समय ही क्यों चुना? इस क्रम में शहर के 1/3 लोग जाग जाते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मौत का समय 4:40 का सुबह ही होता है। इस समय मजबूरी के कारण उन्हें यही समय चुना। बिल्कुल सर, मुझे लगता है यह थ्योरी ठीक लग रही है। कुलकर्णी मामला मानना पड़ा कि शक्तिपुत्र की थ्योरी में दम है। तुम्हारी संभावना को में जान है शक्ति। यह बात हो सकती है कि उन्हें पकड़े कैसे? आप कुछ देर बैठिए, जाल बिछाना पड़ेगा, मुश्किल नहीं होगा। कुछ देर बाद कुलकर्णी शक्तिपुत्र आपस में विचार विमर्श करते रहे और उनका 1 घंटे बाद कुलकर्णी वापस लौटा और उसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हारी योजना सफल जरूर होगी शक्तिपुत्र। अपराधी तक पहुंच सकते हैं। अभी गृह मंत्री के पास इस योजना के मुताबिक मुनासिब कर लेता हूँ। ओके सर। अगले दिन अखबारों में शहर में हलचल मच गई जब शहर के किसी गुप्त स्थान पर बड़े मुजरिम पेश समक्ष। ओह संकटा, यह अखबार देखो। तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। क्या हुआ भीमा? हमारी मेहनत का हमें पूरा लाभ नहीं मिल चुका? क्या छपा अखबार में? लिखा है कल सुबह रिजर्व बैंक अपराधियों के कारण रहस्यमय ढंग से 22 गार्डों का कत्ल, अरबों रुपये का डाका डालकर संसार की सबसे बड़ी डकैती। हाँ हाँ, हमारी तारीफ के पुल बांध गए हैं और अखबार में तेरा रंग क्यों उड़ा जा रहा है? आगे तो सुनो। लिखा है कि वित्त मंत्री का पहले रिजर्व बैंक का अरबों रुपये निकाला और सिटी बैंक के लाखों में पहुंचा दिया गया और अपराधी 1/4 माल ही ले जा पाए। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों लिखा? इस विषय में वित्त मंत्री प्रेस में बताया इनकार कर दिया। डाके की खबर भी गुप्त रखी गई और इस कांड में नागरिकों को 1 दिन बाद पता चला। और सबसे खतरनाक आगे सुनो संकटा, पुलिस ने बताया है कि इस कांड में कुछ सुराग मिले हैं। अपराधियों के जल्द पकड़े जाएंगे। संकटा ने गिदड़ की तरह अखबार झपटा। मुझे दिखाओ यह अखबार, क्या सुराग मिला है इस कम वक्त को? क्या बकते हो वित्त मंत्री? भला यह कैसे
पता लग सकता है। संकटा वित्त मंत्री को सारा पैसा दूसरे बैंकों में डलवा दिया, क्या उसे हमारी योजना की भनक लग गई थी? चाहे कुछ भी हो संकटा, जग्गा की बात में दम है। वित्त मंत्री के बच्चे को पैसे दूसरे बैंक में रखवा दिए। के ठीक कहता है जग्गा की बात में दम है। हमारी योजना लीक हुई है। हम 8 साल से एक ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और शेख तुम संभाल, कोई गद्दार हो सकता है? हमें उसके कोई हम में से तो कोई नहीं है उस्ताद, पर वे आचार्य का बच्चा नहीं नहीं देगा। उससे अगर कोई गद्दारी करेगी होती तो वह अपनी योजना लेकर हमारे पास ही क्यों आता? सारा प्लान उसी का था। उसकी गद्दारी करने का क्या लाभ मिलता? नहीं नहीं देवा, ये कोई और मामला है, लंबा फसाद है। पर उस्ताद, अगर मंत्री जी के बच्चे ने इस वक्त पैसा बैंक से निकाला होता तो तुम चौगुना माल मिलता। चौगुने में मेरा ख्याल है अनर्थ। आचार्य के बच्चे ने डाके में लिप्त फिर से तैयार करना चाहिए। बीमा की बात में सब समर्थन किया और रॉकेट मुंह में पानी आ गया। चलो मिलते हैं तानसेन उस्ताद से। और कुछ देर बाद संगीताचार्य धनुधर शास्त्री के घर पर। तुम लोग यहाँ चले आए, क्या जरूरत थी? पंडित जी, आपने डाके के लिए तैयार हो जाओ, देखो आज के अखबार। तुम सब बेवकूफ़ हो, सच लगा सकता हूँ इसके पीछे सरकार की कोई चाल है। देखो पंडित संकटा, गाली देने की कोशिश मत करो। वित्त मंत्री को हमारे प्लान की भनक कैसे लगी? क्या ये भी कोई सरकार की चाल है? हमें 1/4 माल में संतोष करना पड़ रहा है। पुलिस के महत्वपूर्ण सुराग लग चुके हैं। कोई ये सरकार की चाल है? ही ये सब चाल है। तुम सब की मोटी बुद्धि वाले हो। तुम सब पीछे पुलिस का जाल नजर नहीं आ रहा? बेवकूफो, ये सारा षड्यंत्र इसलिए है कि फूट पड़ जाए और हम ललचा कर दूसरा डाका डाले और पकड़े जाएं। सुन बुड्ढे, मोटी अकल और बेवकूफ और जाने क्या क्या कह चुका तू हमें। ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश मत कर, माँ कसम चीर कर रख दूंगा तुझे। ठहरो ठहरो, पंडित की बात ठीक लग रही है। बच्चे मत बनो संकटा, ये घसियारा जैसे चने बिखरे तुमने निकल गया। क्या मतलब? मतलब यह है कि गिरोह हमारा है और इस भुट्टभुज्जे का चलेगी हमारी। इसकी यहाँ यही खाली हथेली खुजा रही है और ये चाणक्य बन रहा है। साला रोकड़ा हाथ में से निकल पाठ पढ़ा रहा है मरदूत। जग्गा सबने मान ली बात। उस्ताद, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, पुलिस की चाल हो सकती है, पंडित की बात में वजन है। जग्गा ठीक कह रहा है। तुम भी सटिया गए हो संकटा। इस इजड़े का साथ एक दिन बैठे क्या गए, तुम भी इसकी बोली बोलने लगे। धनुधर शास्त्री संकटा को समझाया। संकटा, तुम इन्हें समझाओ, तुम समझदार हो, वरना ये सब अपने साथ साथ तुम्हें भी मरवाएंगे और मुझे भी। पंडित, तू चुप हो रहा है। मुझसे और मेरे साथियों में फूट डालने की कोशिश ना कर। वाह उस्ताद, अब आए हो ना तुम अपनी पुरानी मर्दानी पर। सुन दे टिम्बक, मौत पुलिस से डरता होगा, मौत या पुलिस से डरता होगा? हम पुलिस से रोज कबड्डी खेलते हैं। शाबाश जग्गा। और मौत हमारी जेब में रहती है, इसलिए
मैं उतना ही बोल जितना हमारे कान बर्दाश्त कर सकें, वरना हम नहीं ये तमच्चा बोलेगा। बहुत बकवास कर रहे हो तुम, जानते नहीं संगीताचार्य धनुधर शास्त्री अभी तक तान सुना दी तो यहीं मर जाओगे। तू तान निकालेगा, तुझ में पहले शेर तेरी जान निकाल लेगा। और संगीताचार्य ने बीन का इस्तेमाल कर दिखाया। खेल बैल हजक गेल गेल शैल उतना धान चिन धाना धानु धू चीची पतारी चूहस्त। और इत्तेफाक से वह प्रताप निंद्रा का था जो धनुधर शास्त्री ने उस समय के हिसाब से राग प्रहलाद निंद्रा छेड़ दी। नतीजा सामने था। सब की आँख खुली। क्या हो गया? वह आपत का परनाला बूढ़ा कहाँ गया? हाय, हमें भाग दिया। उस्ताद बूढ़ा तानसेन का भी बाप निकला तो सामने खुद का खुला दरवाज़ा और धनुधर शास्त्री ठाका मारकर हंसता पड़ा। अब आ गए तुम लोग का दिमाग ठिकाने पर। सुनो, बार बार बूढ़ा कहकर राग को सटकाना तो ऐसी तान सुना दूंगा कि सबकी जुबानी पर लकवा मार जाएगा। पंडित जी, हम आपकी गलती मानते हैं, हम बच्चे हैं आचार्य, हमें माफ़ कर दो। बातचीत का यह सलीसा मुझे पसंद आया। अब कहीं तुम मुझे क्या कहने आए थे? शास्त्री जी, हम जानने दीजिए, हम खोल दीजिए, हम कुछ नहीं चाहते, भगवान की कसम। क्यों तुमने पंडित धनुधर शास्त्री किया और सम्मान का लहजा, पुलिस और मौत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? मरने से पहले डरते तभी इतने तुमने बताया कि तुम कैसे थर-थर काँप रहे हो। बच्चों, आप ठीक कह रहे हैं माई बाप, हम जाने दो। और गुंडे दिग्गज दिमाग के प्रति सरा दहशत बन चुकी थी। उन्हें परेशान नहीं कर रही, यह सोचकर धनुधर शास्त्री ने खोल दिया। लेकिन कुछ गुंडे बौखलाए और दिलदार थे। हरकत से धनुधर शास्त्री के साथ साथ वे सोरू सेकत में आ गई। क्या मतलब? उस्ताद, क्या कहते हो? दोबारा बंसी हाथ में डाल। अरे, तुम सब अकल घास चरने गई है क्या भाई? घबरा मत, इस बार इसके तान निकाली तो इसकी जान भी निकल जाएगी। सच का अच्छा काम करता नहीं आदमी बुरा हूँ। सच का कभी अच्छा काम करता ही नहीं, मैं आदमी बुरा हूँ नहीं। तुम बहुत अच्छा कर सकते हो संकटा। कुछ समय बाद आचार्य धनुधर शास्त्री के गले में एक रिमोट लटका दिया गया। केएल सहगल की भटकती आत्मा तेरे गले में है। केएल सहगल की भटकती आत्मा, अब अगर मौत झूल रही है, अगर रिमोट हमारे पास है, समझा? अब तूने अपना राग छेड़ा तो आग छेड़कर आग से खेलने की कोशिश मत करना, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सिटी बैंक में डाका डालो। इतना लालच ठीक नहीं है संकटा। अगर हमें सिटी बैंक में जाने की कोशिश की तो पुलिस हमें शर्तियाँ पकड़ लेगी। पुलिस की दुहाई बार बार मत दे शास्त्री, हम जानते हैं पुलिस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी एक तान पूरी फौज को सुलाने के लिए काफ़ी है। रणछोड़ निंद्रा
राग जानलेवा क्यों है? बात तुम्हारी किसी हद तक ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस एक डकैती कर दो, फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यह डकैती तुम्हें करनी होगी, वरना मेरे हाथ में यह बटन देख रहे हो, धनुधर के पास हाँ करने के सिवा कोई चारा न था। ठीक है पंडित, मैं भी तब तक सिटी बैंक में जासूसी करता रहूँगा ताकि पता चले कि वहाँ लोगों का जाल बिछा हुआ है क्या। ठीक है, कल सुबह जीप लेकर यहाँ आ जाना, फिर मुझे परेशान न करना। और गुप्तचर विभाग के मुख्यालय में शक्ति, तुम्हारी योजना मंत्री के अनुमति से कर दी मैंने। अखबार में छपवा दिया कि पर अगर वे लोग डाका डालने पर उतारू न हुए तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। वे बेलगाम लोग डाका मारने जरूर आएंगे सर। मैं उनका आना ही पड़ेगा। पर शक्ति, अगर वाकई में गैंग में कोई लोरी सुनाता है तो उसको पकड़ा कौन गा, कैसे? मैं पकड़ूंगा सर। मैं कैसे पकड़ूंगा यह आपको पता चल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि सिटी की सुरक्षा में रोज़ 18 गार्ड रहे, कोई फालतू सरगर्मी नज़र ना आए, वरना शायद ना आए भी। उधर संकटा का आदमी सिटी बैंक का निरीक्षण करके वापस लौटा। उस्ताद, दिक्कत की कोई बात नहीं है, दिखाई दी। 18 आदमी का स्टाफ पहरेदारी पर हमेशा रहता है और इमरजेंसी अलार्म वगैरह हैं, जिसे हम रिजर्व बैंक के गार्डों के मरने के बाद बंद कर देंगे। और सुबह 4:28 पर एक जीप सिटी बैंक के इमारत की कुछ दूर रुकी। शुरू हो जाओ पंडित। और धनुधर शास्त्री ने राग जानलेवा शुरू कर दिया। तिंगम्बा 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 लांबा तिंगम्बा तिंगम्बा मोचितला होले होले लंगा तिंगम्बा तिंगम्बा हंगामा हंगामा। और सभी गार्ड्स राग सुनने के लिए हमेशा गुंडे अपने कानों में रुई जेबों में से निकालकर धनुधर के साथ प्रविष्ट हो गए। जल्दी चलो, देखो सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। ये पंडित भी कमाल है वाकई। शेरू वाल्ट के पास जाकर सारी अलार्म बंद कर दो और कुछ लोग लॉकरों के पास पहुँचो। और मेरा दिल हलक में से बाहर बोल रहा है, मगर लाकर खोलने पर आए सारा बैंक खाली। देखा बेवकूफ़ों, मैंने कहा था। खामोश रह बे पंडित, तुम्हारी पहली योजना लीक हुई थी, अब लगता है हमारी ये चाल भी खेल गया। पागल मत बनो, समझा करो जल्दी। तुम्हारी जिद के कारण मैं खुद यहाँ आ गया, अब तुम दोष मुझे दे रहे हो। उसी समय एक लंबा चौड़ा आदमी हाल में पर दाखिल हुआ। कौन हो? बातों में समय खराब मत करो, खल्लास कर दो साले को। हाँ, मारो साले को। पंडित, तेरी करामात है, मेरी गड़बड़ क्या कहते हो? मगर उस साथ सब कुछ सुना और एहतिमाम से दरवाजे के भीतर बंद कर लिया और ताला चाबी लगा दी। गुंडे पिस्तौल निकाली और शोले फेंकने लगे, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि जिस पर गोलीबारी कर रहे हैं वह सतिल शरीर पर गोलियों का असर नहीं करती फूलों की मार से ज़्यादा, क्योंकि वह लोहे का मानव शक्तिपुत्र। गोलियों की दीवार शक्तिपुत्र के सामने रेशमी कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं थी। कौन है यह गड़बड़ आदमी? पानी की बूंदों की तरह बेअसर, गोलियां पानी की बूंदों की तरह बेअसर। शास्त्री के भगवान के लिए आप कुछ करो। संकटा जग्गा और देवा ने दुस्साहस किया। मारो। क्या कर रहे यह तीनों? मगर शक्तिपुत्र ने जैसे तीनों घूसे मारे तो आए तीनों को
पीलिए के मरीज की तरह निचल गए और भीमा एक लोहे का मेज शक्तिपुत्र पर मारा। भारी मेज। शक्तिपुत्र ने मेज से बचाव किया और फिर तूफानी किक भीमा पर के सिर पर आई। केके और शेरू सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। दूर शास्त्री पैरों में गिर पड़े। बचाइए आचार्य, बचाइए पंडित जी, कोई राग सुनाइए वरना ये यमराज हम सबको यमलोक पहुंचा देगा हूँ। और धुरंधर शास्त्री ने उस समय राग लपने लगा। तिलगा तिलगा माथे तिलगा तिलगा दांत दांग तिंक तंग तंग तिलगा तिलगा। मगर शक्तिपुत्र बड़े इत्मीनान से धुरंधर शास्त्री की ओर बढ़ता रहा और अपने राग का असर न देख धुरंधर हैरानी रह गया। उसे हड़बड़ी कर उसी राग में दूसरी तान छेड़ दी। जूला जूरा चारा चिपा चिपा तुम ती ती पी पी रम रम जूरा जूरा जूरा। और के और उसके रूहें फन्ना गई। ये भगवान, इस पर तो शास्त्री के रागों का कोई असर नहीं हो रहा। अरे इस बेचारे को क्या पता कि शक्तिपुत्र अपने हेलमेट उतार कर अपने कानों में हेलमेट के रेसिडियो से संपर्क बनाने वाले तार निकाल दिए थे। तुम्हें जिंदा पकड़ूं या जान से मार डालूं संगीताचार्य। और धुनाधन शास्त्री अपने रागों में बजाता बेकार जाते देख बुरी तरह बौखला गया और शक्तिपुत्र की बात सुनने से संकटा के पास पड़े रिमोट को और लपका। शक्तिपुत्र उस रास्ते में लपक लिया। धुरंधर के गले में लटके बम और संकटा के पास रिमोट कंट्रोल को देखकर शक्तिपुत्र सारा मामला समझ गया। एक थप्पड़ मारकर उसने धनुधर को एक और पलटा और रिमोट अपने कब्जे में ले लिया। अब कोई राग अलाप नहीं छेड़ने की सच मकादा रिमोट का बटन दबा दूंगा। धनुधर के दिमाग दुरुस्त करने के बाद एक फौलादी थप्पड़ काफी था। और फिर शक्तिपुत्र के शेरू की ओर। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें हाथ मत लगाना। शक्तिपुत्र ने दोनों को साझा इनाम दिया और उनके कोई हिलने डुलने लगे और बम का रिमोट कंट्रोल लेकर अपने पास लेकर उन्हें कोई खतरा नहीं था। शक्तिपुत्र ने अपने रिसीवर को कान में लगाया, फिर इत्मीनान से वाल्ट रूम के दरवाजे पर पहुंचा ताला खोल दिया। कमिश्नर साहब, आपके सारे अपराधी अंदर मौजूद हैं, गिरफ्तार कर ले। वेल डन शक्तिपुत्र, वेरी मच। और फिर रिमोट को अपने पास रखिए ताकि यह रिमोट आपके पास रहेगा। खतरनाक गायक किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह मौत की ऐसी लोरी सुनाता है जो आदमी सदा के लिए सो जाता है। और कमिश्नर ने रिमोट हाथ में लिया था कि शास्त्री ने अप्रत्यक्ष रूप से झपटा और तभी इससे पहले कि कोई समझ पाता तड़ा भड़ाम मौत की लोरी सुनाने वाला खुद मौत की नींद सो गया। चलिए, यह भी अच्छा हुआ। ये 40 सुरक्षाकर्मियों की हत्या को फांसी सजा मिलनी थी और फिर इस जलती हुई लड़की को कब तक दबाए रखता। फांसी से पहले इस बात का खतरा था कि किसी को यह अपना मौत का राग न सुना दे। शक्तिपुत्र समझ गया कि कमिश्नर ने धुआंधार को जानबूझकर रिमोट झपटने दिया। अगर वह धुआंधार को आत्महत्या करने से कोई हरकत करता तो रावत उस पर शूट कर देता। ठीक कहा कमिश्नर साहब। और संकटा और उसके चेले लंबी सजाओं के लिए नाप गए। 25-25 वर्ष की कठोर सजा। और बाद में तफ्तीश से पता चला है कि स्वचलित संगीता धनुधर शास्त्री पहुंचा हुआ गायक था। जमाने में उसकी प्रतिभा को न पहचाना, उसकी आक्रोश गरीबी तंग आकर उसने एक तहलका मचाने की योजना मचाई। संकटा और उसके गिरोह से मिल गया
और रिजर्व बैंक को लूटा, तुम सब जानते हो। सर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सरकार को योग्यताओं को पहचान कर उन्हें सम्मान और सुविधाएं देनी चाहिए, वरना देश की प्रतिभा यूं ही भ्रष्ट होती जाएगी और अंत में नष्ट हो जाएगी।